सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो गांधी जी ने शुरू किया था, उसमें जो रिच पीजेंट्स थे उनका क्या रिस्पॉन्स था। जो रिच पीजेंट्स थे उसमें पाटीदार जो गुजरात के समुदाय के थे और जाट जो यूपी के रहने वाले थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर इस मूवमेंट में हिस्सा लिया था। फसल बहुत बर्बाद हुई थी क्योंकि उनकी डिमांड गिर गई थी, दाम गिर गए थे, तो इनकी जो इनकम थी इन रिच पीजेंट्स की वो काफ़ी सफ़र हुए थे। और जो रेवेन्यू था वो भी नहीं मिल रहा था, ना छोटे किसान जो इनके यहाँ खेती करते थे वो उनको रेवेन्यू दे पाते थे, और अंग्रेज़ सरकार तो रेवेन्यू माफ़ करने से रही। तो बड़े किसान थे, इनमें गुस्सा बढ़ गया और ये जो रिच पीजेंट्स थे इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन किया और अपना सपोर्ट गांधी जी को दिया। इनका मतलब था कि हमारे लिए स्वराज का मतलब है कि हमें हाई टैक्स और रेवेन्यू से देने से हम बच जाएं। पर लुकिंग एट देयर ओन बेनिफिट्स थ्रू दिस मूवमेंट। तो ये आपका एक क्वेश्चन आता है, हाउ रिच पीजेंट्स रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वन मोर क्वेश्चन इज देयर कि जो गरीब किसान थे वो कैसे इस मूवमेंट को देख रहे थे। अब जो गरीब किसान थे वो ना केवल ये चाहते थे कि रेवेन्यू की डिमांड कम हो, तो वो चाहेंगे ही, क्योंकि जब फसल के दाम गिर चुके थे ग्रेट डिप्रेशन के कारण, देयर वाज नो डिमांड, सो द प्राइसेस वर लोअर। तो जो जिन लोगों ने ज़मीनें बड़े किसान से लीज पे ले रखी थी या किराए पे ले रखी थी, उनको वो किराया कहाँ से देंगे। किसान सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थे इसलिए जुड़े कि ताकि उनको बड़े किसानों का रेंट ना देना पड़े। और जब ग्रेट डिप्रेशन शुरू हुआ तो इसका इफ़ेक्ट क्या था, वो सब जगह महसूस किया गया, समाज के हर तबके में महसूस किया गया। जो गरीब किसान था उसकी तो इनकम बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। गरीब किसान था वो रेंट कहाँ से दे पाता, उसकी तो इनकम बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और इस कारण से उन लोगों ने चाहते थे कि हम इस आंदोलन से इसलिए जुड़ रहे हैं ताकि इसमें हमें लैंडलॉर्ड को रेंट भी ना देना पड़े। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब कांग्रेस के सामने दुविधा ये आ गई कि वो पुअर पीजेंट्स को सपोर्ट करें, क्योंकि पुअर पीजेंट्स क्या चाहते थे कि उनके जो रेंट है वो माफ़ कर दिए जाए, उनको जो रेंट जो ज़मींदारों को देना है वो माफ़ कर दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, रेडिकल जो ग्रुप थे और कम्युनिस्ट जो पार्टियां थी उनको ज्वाइन कर लिया। पर कांग्रेस के सामने एक दुविधा आ गई कि वो रिच पीजेंट्स, क्योंकि रिच पीजेंट्स से उन्हें बहुत बड़ा मुनाफा मिलता था, पार्टी फंड मिलता था, उनके साथ हों कि गरीब किसानों के साथ हों। आखिरकार उन्होंने गरीब किसानों को सपोर्ट नहीं किया क्योंकि उनका क्या था, नो रेंट कैंपेन था। ये ध्यान रखने वाली बात है। गरीब किसान क्या चाहते थे कि हमारा जो रेंट हो वो माफ़ हो जाए। अमीर किसान भी अमीर किसान रेवेन्यू माफ़ की डिमांड चला रहे थे। द रिच पीजेंट्स वर डिमांडिंग रेवेन्यू टू बी रेमिटेड बिकॉज their income was nil, and same way the poor peasants were also demanding no rent campaign, but the Congress sided with rich peasants. So in this way the poor peasants, they felt cheated and the relationship between the poor peasants and Congress suffers. यही वो समय था कि जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का जन्म हुआ। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, जतिन दास, अजय घोष शामिल हुए। 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली हॉल में बम फेंकते हैं। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो किताब के बीच में आपको मिल जाएंगे और ये 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी दे दी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आशा है आप ये सवाल पैराग्राफ वाइज देख रहे होंगे। मैंने आपके सामने सारे नोट्स तैयार कर रखे हैं। अगर आप इनको ढंग से भी सुन लेते हैं और इस पॉइंट्स को समझ लेते हैं तो यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज। ओके, तो प्लीज़ watch this video very seriously, be attentive and keep on watching this video if you get time, and then only you can get good marks in your internal assessment and boards. आपको एक बार चैप्टर पढ़ना है, then इस वीडियो को देखिए, इसको समझिए, तो then only you can write in a good way. Okay, and please share this video to other students so also they can also get benefited. अब क्वेश्चन आता है कि जो बिजनेस क्लास थी उसने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अपना क्या फ़ायदा देखा।
अब आप जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में बिजनेसमैन थे और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने बहुत मुनाफा कमाया था कॉलोनियल, और वो पावरफुल हो चुके थे कॉलोनियल टाइम में। अब जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ थी उन्होंने उसका बिज़नेस, उन पॉलिसीज़ के कारण उनका बिज़नेस सफ़र कर रहा था। वो चाहते थे कि जो इम्पोर्ट बाहर से जो सामान आ रहा है, फॉरेन गुड्स आ रहे हैं, उनसे उनका जो घरेलू प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिले। और दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो इम्पोर्टेड गुड्स जो भारत में आ रहे थे और जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे, भारत के अपने इंडस्ट्रियलिस्ट थे, स्वदेशी निर्माता थे, ये चाहते थे कि इम्पोर्टेड गुड जो बाहर से आ रहा है और हमारे गुड्स में कंपटीशन ना हो, हमें कुछ प्रोटेक्शन मिले, कुछ हमें ट्रेड ड्यूटीज़ में फ़ायदा मिले। और जो रुपी स्टर्लिंग जो रेशो होता है, रुपी इंडियन करेंसी है, स्टर्लिंग ब्रिटिश करेंसी है, उससे वो सेटिस्फाई नहीं थे। उन्होंने एक अपनी इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस बनाई 1920 में, या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। और एक फिक्की, ये अभी भी आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, ये फुल फॉर्म है, 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। इसकी गठन किया गया पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एंड घनश्याम दास बिरला जी ने। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, दोबारा आप इसको रिवाइज करके देख लीजिएगा। इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देते थे कांग्रेस को, और इन्होंने क्या किया, अपने यहाँ पे विदेशी सामान को बेचना और ख़रीदना बैन कर दिया, जिससे कि स्वदेशी को प्रोत्साहन मिले। कि जो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया है, इस मूवमेंट में विदेशी सामान का बहिष्कार की बात करी जा रही है, और इस मौके का वो फ़ायदा उठा के स्वदेशी सामान को अपने भारत के मार्केट में फैला सकते हैं, एंड दे विल ऑल्सो गेट प्रॉफिट, सो दे ज्वाइन दिस मूवमेंट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड द ज्वाइनिंग ऑफ बिजनेस क्लास विद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ओके। लेकिन जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद गांधी जी इस मूवमेंट को दोबारा चलाने की कोशिश करते हैं, तब तक ये मूवमेंट भी अपनी स्टीम खो देता है, एंड दिस मूवमेंट ऑल्सो डाई डाउन। क्या था कि क्लास थे, उनको मिलिटेंट एक्टिविटी से काफ़ी डर लगने लग गया था, क्योंकि जो रेडिकल संस्थाएं थी, ओके, और जो कम्युनिस्ट वर्ग थे, वो इनके बिजनेस को नुकसान पहुंचाते थे, स्ट्राइक्स फैलाते थे, और इससे और सोशलिज़म की बातें होने लग गई थी। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से प्रेरित जो लोग थे, वो इनकी बिज़नेस इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहे थे। ये भी एक कारण था कि जो बिजनेसमैन थे, उनका इंटरेस्ट और उनका जो रुझान था, वो कांग्रेस ने इंडस्ट्रियल के जो वर्कर्स थे उनको भी सपोर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये लोग अपनी पुअर वेजेस जो थे, कम तनख्वाहों और अच्छी कंडीशंस के लिए फैक्ट्री मालिकों पे दबाव बना रहे थे। अच्छी कंडीशंस नहीं है हमारी फैक्ट्रियों में, उनको भी एक्सेप्ट नहीं किया। उन्हें ये लगा कि अगर हम इनकी डिमांड को मानेंगे तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो हमें जो मॉनेटरी हेल्प है वो नहीं करेंगे, एंड दैट इज़ द रीज़न कांग्रेस डिड नॉट सपोर्ट द इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड देयर डिमांड्स, ओके। सो आज मैं एक साथ ये क्वेश्चन, इस चैप्टर को कोशिश कर रहा हूँ कि ख़त्म हो जाए, तो आपको हो सकता है ये वीडियो लंबा लगे, तो आप इसको अपने हिसाब से देखते रहिएगा, जो आपको पॉइंट, जो क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं। अनदर क्वेश्चन इज़ द पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन। महिलाओं ने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ओके। उन्होंने प्रोटेस्ट मार्च में, दे ऑल्सो ज्वाइंड द प्रोटेस्ट मार्च, दे ऑल्सो ज्वाइंड द सॉल्ट। महिलाओं ने नमक बनाया, शराब की दुकानों की घेराबंदी करी, विदेशी कपड़ों के बहिष्कार किया। गांधी जी की एक आवाज़ पे सारी महिलाएं अपना घर बार छोड़ के देश सेवा के आह्वान पर सड़कों पे उतर आई, और कंधे से कंधा मिला के इन्होंने देश के सेवा करी और आंदोलन में हिस्सा लिया। गांधी जी ने इस बात को एडमायर करते हुए लिखा कि जो महिलाएं हैं वो डुअल रोल कर रही हैं, अपना घर भी देख रही हैं, चूल्हा चौका भी कर रही हैं और आंदोलन में हिस्सा भी ले रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो एक अच्छी पत्नी बने और अच्छी माता बने और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी अच्छे संस्कार दें। लेकिन इन सब के बावजूद भी महिलाओं की स्थिति में कोई आश्चर्यजनक रूप से जो सुधार हम सोच सकते थे वो नहीं आया।
लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसकी क्या कमी थी? जो अनटचेबल थे या जो दलित वर्ग था, जो पिछड़ा पिछड़ा हुआ वर्ग था, वो गांधी जी की इस मूवमेंट जो भी उन्होंने आंदोलन छेड़ा था उसमें उसने शामिल नहीं हुआ। उसके कई कारण थे। कारण ये था कि कांग्रेस ने अभी भी अपना जो अपर कास्ट जो एटीट्यूड था या जो सनातनी हिंदुओं का जो उनका ऊपर टैग लगा हुआ था कि वो एक हाई कास्ट पार्टी है, अपर कास्ट हिंदुओं की पार्टी है, वो नहीं हटा पाई थी। और इस कारण से जो दलित वर्ग था वो अभी भी कांग्रेस से दूरी बनाए हुए था। महात्मा गांधी ने पूरी कोशिश करी, उन्होंने अनटचेबल्स के साथ खाना खाया, उनकी कुरीतियों को दूर करने की कोशिश करी, उन्हें हरिजन नाम दिया, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ठीक है, उन्होंने सत्याग्रह चलाया गांधी जी ने कि उनको मंदिरों में अनुमति मिले एंटर करने की, उनको परमिशन दी जाए, स्कूलों में उनको परमिशन दी जाए। ठीक है, गांधी जी खुद अपना टॉयलेट साफ़ करते थे। उन्होंने अपर कास्ट के जो लोग थे उनको परसुएट किया, उनको मनाने की कोशिश करी। आप अपने हृदय से उनके प्रति जो नफ़रत है वो हटाइए और ये जो पाप है छुआछूत का, अनटचेबिलिटी का, इसको भारतीय समाज से उखाड़ के फेंक दीजिए। कई जो दलित लीडर्स ने संस्थाएं बनानी शुरू कर दी थी, उनकी भी अपनी डिमांड थी। उनकी एक डिमांड थी कि उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, उनके लिए एक सेपरेट रिजर्व सीट्स रखी जाए हर इंस्टीट्यूशन में। सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड काफ़ी समय से उठ रही थी। वो ये चाहते थे कि दलित लीडर एक हमारा नेता हो जो कि सिर्फ दलित लोगों के बारे में सोचे और वो जो नेता होगा वो दलित लोग ही चुन पाएंगे और लेजिस्लेटिव काउंसिल में उसके लिए सीट रिजर्व्ड हो। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की डिमांड वो मांग रहे थे। वो ये मानते थे कि एक दलित नेता ही उनकी समस्याओं को ढंग से समझ सकता है, महसूस कर सकता है और जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनको वही दूर कर सकता है। तो इस कारण से दलित का जो पार्टिसिपेशन था वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बिल्कुल ही कम था। अगर आपको कोई क्वेश्चन इनमें से नहीं समझ में आता है, यू अगेन कैन गिव मी द फीडबैक। 1930 में B.R. अम्बेडकर डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का गठन करते हैं। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी और उनकी और गांधी जी की एक जो विचारों की जो वैचारिक मतभेद थे वो कई बार सामने आए थे और उन्हीं के कहने पे जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड जो अम्बेडकर उठा रहे थे, इसको लेके अम्बेडकर का ये मत था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट हैं वो ही दलितों को एम्पावर कर सकते हैं। का जो नेता चुना जाएगा दलितों के द्वारा, वही दलितों की भावनाएं, ज़रूरतें और सामाजिक कुरीतियों को हटाने का जिम्मा ले सकता है। दैट्स वाई अम्बेडकर वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन प्रपोजिंग द सेपरेट इलेक्टोरेट्स। बट गांधी जी का ये मानना था दलितों का भारतीय समाज में जो इंटीग्रेशन है, जो उनका यूनिटी है, जो उनका एसिमिलेशन है, हिंदुओं और दलितों के बीच में दूरियां बढ़ जाएंगी। तो ये मतभेद थे। आखिरकार अंबेडकर की जीत होती है और गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट साइन होता है 1932 सितंबर 1932 में साइन होता है गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच। ये भी क्वेश्चन आता है। इसमें क्या होता है कि डिप्रेस्ड क्लास जो थी, जो पिछड़ा वर्ग था, उसको अलग से सीटें दी जाएंगी। प्रोविंस हैं, जैसे आजकल हमारे यहाँ राज्य हैं, उस ज़माने में प्रोविंस होते थे, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, नॉर्दर्न प्रोविंस, ओके, इस तरह से प्रोविंस होते थे। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे आजकल आपकी लोकसभा है, एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, वहाँ पे दोनों जगह सेपरेट सीट्स इनके लिए रिजर्व कर दी गई। लेकिन जो वोटिंग होगी, लेकिन इस पे एक शर्त ये तय की गई कि जो वोटिंग होगी वो जनरल इलेक्टोरेट की तरह, जनरल इलेक्टोरेट की वोटिंग होगी, यानी कि एक आम जो लोग हैं वो अपनी तरफ से वोट देंगे। वो किसी को भी दे सकते हैं, चाहे वो दलित को देना चाहें या वो दूसरे नेता को देना चाहें, ये जुड़ी गई। तो इसको हम पूना पैक्ट के रूप में पहचानते हैं। इसकी डिटेल आपको हायर क्लासेस में और मिलेंगी, बट इस क्लास के लिए यही क्वेश्चन, इस आंसर इस रूप में बनता है। व्हाट वाज पूना पैक्ट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज कि मुस्लिम लीग ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा क्यों नहीं लिया।
तो जैसा कि अब हम देख रहे हैं, हमने सारे सवाल पढ़े कि कैसे रिच पीजेंट्स ने हिस्सा नहीं लिया, पतीदार ऑफ गुजरात, फिर वर्कर्स ने हिस्सा क्यों नहीं लिया, देखा कि इसकी कमियां क्या थी, फिर डिप्रेस्ड क्लास के लोगों ने इसमें हिस्सा जो था वो क्यों नहीं लिया। लास्ट आता है मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग का जो रिस्पांस था सिविल डिसोबीडियंस मूव के प्रति, वो भी एक ल्यूक वार्म था, इतना गर्मजोशी भरा नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं खिलाफत मूवमेंट जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, खिलाफत मूवमेंट में टर्की के खलीफा को जब पद से हटा दिया गया था तो मुस्लिम समाज जो था वो गांधी जी के साथ आया था। जो शौकत अली और मोहम्मद अली नाम के जो दो भाई थे, उन्होंने ये आंदोलन चलाया था, इसमें गांधी जी ने भी इसमें हिस्सा लिया था। आंदोलन ख़त्म हो गया तो हिंदू और मुसलमानों के बीच में दूरियां बढ़ती चली गई और ख़ासकर मुस्लिम लीग ने अपने को किनारा कर दिया कांग्रेस की हर गतिविधियों से। दूसरा एक और कारण क्या था कि 1920 से कांग्रेस में जो कुछ एक वर्ग थे वो खुलेआम रूप से हिंदू रिलीजियस मैटर पे सामने आ रहे थे। अभी तक कांग्रेस अपना डेमोक्रेटिक चेहरा सामने रखती थी, और जैसा कि हमने पीछे देखा है कांग्रेस ने अपने ऊपर आरोप लगाए, आरोप सही भी पाए गए थे कि उन्होंने हमेशा बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का साथ दिया, कई जगह उन्होंने रिच पीजेंट्स का साथ दिया। ठीक है, यहाँ पे कांग्रेस ने जो हिंदू फंडामेंटल या रेडिकल वर्ग था उनका साथ दिया, हिंदू महासभा के एक वर्ग था उसको साथ दिया। ठीक है, तो इससे ये लगा कि जो कांग्रेस जो है वो हिंदू डोमिनेटेड पार्टी बन चुकी है। दूसरा, जिन्ना का जो सोच थी और मोहम्मद अली की जो सोच थी, उन्होंने क्या करा कि सेपरेट सीट मुसलमानों के लिए मांगनी शुरू कर दी। उन्होंने ये मांगा कि जो प्रोविंशियल और सेंट्रल असेंबली में जो इलेक्शन होंगे उसमें जो सेपरेट सीटें होंगी वो मुस्लिम लीग के लिए रिज़र्व कर दी जाए। अब जब ये डिमांड मांगने का जानबूझ के तरीका था जिससे कि हिंदू और मुसलमानों में दूरियां बढ़ी जाए, खाई पैदा हो, और जिस कारण से ब्रिटिशर्स भी इसमें शामिल थे। ओके, और जब M.R. जयकर 1928 में जब हिंदू महासभा के लीडर थे और जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें M.R. जयकर सेपरेट सीट के जो फार्मूला मुस्लिम लीग की डिमांड थी उसको सिरे से नकार देते हैं। काइंडली गिव योर फीडबैक्स अबाउट द वीडियो and please share this video, go through this video properly and give your responses. Till the time before we close this video, you can see these pages, the life history of Gandhi ji through the picture. When he was in South Africa, came back to India in 1915, emergence of Mahatma, he changed his attire, started Satyagrah in Champaran, Bihar, met with the other Congress leaders and other communities. About whom a rare photo of Subhash Chandra Bose and Gandhi ji, whose ideology did not match. Subhash resigned the Congress and founded Forward Bloc. The Salt Satyagrah, the Dandi March, the life and times of Gandhi ji. This is the round table conference. Gandhi ji, you can see the Gandhi ji sitting in the center. Gandhi ji when he visited Lancashire Mills. This is the Lancashire cotton mills, about whom Einstein have said, such a man on blood and flesh has walked upon this earth. A rare photo of Gandhi ji with Charlie Chaplin in 1931. Okay. Now this is Gandhi ji with his friends C.F. Andrews. Gandhi ji with Roma Rolla, the famous author. And in this photo you can see Khan Abdul Ghaffar Khan, northwest frontier province of Pakistan. These are the rare photographs. You can get the glimpses of the life and times of Gandhi ji. Gandhi ji with Sardar Patel. Gandhi ji at a prayer meeting. Gandhi ji with Jamna Lal Bajaj in this photograph. Gandhi ji, in this photograph you can see Gandhi ji with his charkha. Gandhi ji looking at the microscope.
G.N. Mahadev Desai coming out of the presidential jail in Calcutta. It's 1937. Now at Shanti Niketan with Rabindranath Tagore in 1940. This is the photo of Kasturba Gandhi. Now in this photo you can see Gandhiji in 1945. With him is Acharya Kriplani, Khan Abdul Ghaffar Khan and Jawaharlal Nehru. This is the photo on his way to Viceroy Lodge, Shimla, September 1940. With Abul Kalam Azad, Stafford Cripps. Now you can easily identify the founding father of Pakistan, Muhammad Ali Jinnah. Both are from Gujarat. And the founding father of India, Mahatma Gandhi. Gandhi and Jinnah. And the talks break over the issue of separate seats for Muslim League. Patrick Lawrence and Gandhiji in 1946, when cabinet mission arrived. In higher classes you will get to see this chapter. This is Lord Mountbatten and Lady Mountbatten with Gandhiji having a tea with Lord Mountbatten. Jawaharlal Nehru, the famous photograph of Gandhi, Nehru and Sardar Patel at the AICC meeting in Now this is the last picture where the death of Mahatma Gandhi in 30th January 1948 when Mahatma Gandhi dies. पूरा का पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है. तो मेरा मकसद ये आपको दिखाने का है कि लाइफ एंड टाइम्स ऑफ गांधी या पिक्चर से भी समझ सकते हैं. हाउ टू गो अहेड विद हिस्ट्री पढ़ने का भी एक तरीका है कि आप विजुअल्स के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं. हाउ मे बी दिस वीडियो इज़ टू लॉन्ग बट प्लीज़ go through this video once and try to understand the points. Kindly give me your feedback. Take care of yourself. To see you in next video. Bye.